तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। साई कैबिनेट की अहम बैठक आज। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक होगी आज। सीएम साई की अध्यक्षता में साई कैबिनेट की बैठक होगी। बस्तर के बाद प्रभावित क्षेत्रों के अहम निर्णय ले सकते हैं। राहत और पुनर्वास पैकेज पर फैसला हो सकता है। विकास कार्यों समेत विधानसभा सत्र की रणनीति पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य नई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज साई कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। इस दौरान कई अहम विषयों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य नई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज साई कैबिनेट की पहली बैठक है। सीएम साई की अध्यक्षता में आज साई कैबिनेट की बैठक होगी। राहत, पुनर्वास पैकेज पर फैसला हो सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य नई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। तो साई कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आज साई कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है, कितना अहम और महत्वपूर्ण है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि आज वो मुख्यमंत्री विष्णु साई की अध्यक्षता में लगभग जो है वो 12 बजे के करीब जो है वो मुख्यमंत्री विष्णु साई कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि पहली बार विस्तार के बाद पहली बार पूरा मंत्रिमंडल यानी पूरा कोरम जो है वो साथ होगा। 14 मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में बस्तर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बैठक में विकास कार्यों की प्राथमिकता और विधानसभा सत्र की रणनीति पर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है क्योंकि आने वाला सत्र विधानसभा सत्र होना है। नए विधानसभा में होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य उत्सव है, राज्य उत्सव की तैयारियाँ भी सरकार जोरों से यहाँ पर कर रही है। पिछले बार भी जो बैठक हुई थी उसमें कई अहम निर्णय लिए गए थे, जिसमें IT सेक्टर पर जमीन देने का निर्णय था। इसी तरह कई अहम फैसले हुए थे। आज साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और निवेश से जुड़ी कई अहम योजनाओं को आज की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इस लिहाज से भी काफ़ी अहम ये बैठक माने जा रहा है। 12 बजे जो है मंत्रालय में शुरू होगी। इस बैठक के जरिए विभिन्न योजनाओं को जो है आज कैबिनेट मंजूरी देने वाली है। बिल्कुल नदीम, तो आज साई कैबिनेट की अहम और महत्वपूर्ण बैठक है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को जो है मंजूरी मिलेगी। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। 1 नवंबर से राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। राज्य स्तर पर राजधानी को मिलेगा नया पुलिसिंग सिस्टम। ओडिशा मॉडल को आधार बनाकर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में पहले से है ये प्रणाली लागू। साई सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है। तो 1 नवंबर से कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। साई सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 नवंबर से राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। राज्य स्तर पर राजधानी को नया पुलिसिंग सिस्टम मिलेगा। और सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, राजधानी में नया कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रहा है, आपसे समझेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी रायपुर में अब पुलिसिंग का ढांचा बदलने जा रहा है क्योंकि 1 नवंबर से पुलिस का विभाग जो है राजधानी रायपुर में वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। इससे जहां पुलिस को मजबूती मिलेगी वहीं क्राइम रोकने में जो है सहयोग भी यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि इसके तहत कमिश्नर सिस्टम का मतलब है अपराध पर सीधे कार्रवाई के लिए अधिकार मिलना, यानी मजिस्ट्रेट पावर जो है वो पुलिस को यहाँ पर मिलेगा। इसमें अगर बात करें कमिश्नर लागू रायपुर की कमान जो है DG रैंक के जो अधिकारी वो संभालेंगे। साथ ही कमिश्नर मजिस्ट्रेट पावर यहाँ पर मिल जाएगा। शहर में जो है कई सारे निर्णय लेने का पावर पुलिस को होगा, जिससे राजधानी रायपुर के साथ ही जो क्राइम गतिविधियाँ आती है उसको रोकने में सहायक होगी। और कई महत्वपूर्ण निर्णय पुलिस जब स्वयं से लेगी तो कई सारे केस को हल करने में आसानी भी यहाँ पर जाएगी। बिल्कुल नदीम, तो एक अनूठी पहल सरकार की ओर से जो कि इंदौर, भोपाल सहित अब जो है छत्तीसगढ़ में भी ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। कहीं ना कहीं जो क्राइम की ग्राफ में जो गतिविधियां बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हैक किया गया। वेबसाइट हैक कर पीएम को गालियां दी गई है। हैकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भी अपलोड की है। 3 महीने में तीसरी बार वेबसाइट हैक हुआ है। प्रबंधन और निजी एजेंसी को हैक की जानकारी तक नहीं है। हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला हेमचंद विश्वविद्यालय की, जहां पर
हैक हुआ है ये पूरा मामला। प्रबंधन और निजी एजेंसी को हैक की जानकारी तक नहीं है। तो दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक हुआ है। वेबसाइट हैकर पीएम को गालियां दी गई हैं। हैकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भी अपलोड की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रबंधन और निजी एजेंसी को हैक की जानकारी तक नहीं है। ये पूरा मामला हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। तो हैकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भी अपलोड की है। 3 महीने में तीसरी बार वेबसाइट हैक हुआ है। हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर यह बड़ा सवाल है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक हुआ है। वेबसाइट हैक कर पीएम को गाली दी गई है। हैकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट भी अपलोड की है। 3 महीने में तीसरी बार ये वेबसाइट हैक हुआ है। प्रबंधन और निजी एजेंसी को हैक की जानकारी तक नहीं है। हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। और चलिए इससे ज्यादा जानकारी के साथ नदीम मेमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं सहयोगी। नदीम, हेमचंद विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। 3 महीने में ये जो है हैक का मामला सामने आया है। नदीम, दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक हुआ है और 3 महीने में ये तीसरी बार ये मामला जो है सामने आया है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। हाँ, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी हैकर ने दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक जो की है। इस पूरे मामले में जब बच्चों ने वेबसाइट खोलकर देखा तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां जो है वो मिली। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट उस पर अपलोड मिले थे। इस पूरे मामले के 3 महीने में तीसरी बार हैक हुआ है। हेमचंद विश्वविद्यालय सुरक्षा पर इसके साथ ही जो है सवाल खड़े होने लगा है। हालांकि प्रबंधन निजी एजेंसी को हैक की जानकारी अभी तक जो है वो नहीं दी गई नहीं है। एडमिशन की पूरी जानकारी इसी वेबसाइट पर मिलती है। जब बच्चों ने अपने जानकारी लेने खोला तो ये मामला सामने आया। पहली बार हैक होने के बाद प्रबंधन ने NI से ऑडिट करने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ बात तक सीमित रह गई। हालांकि इस तरह की ये 3 महीने में तीसरी बड़ी घटना है। अब देखने वाली बात ये हो कि इस पर किस तरह से हैक होने से जो है एजेंसी जो है वो रोक नहीं पाई और इस पर किस तरह से आगे कार्रवाई करती है। बिल्कुल नदीम, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या कोई नीति बनाई है, क्योंकि ये तीसरी बार है 3 महीने में? देखिए निश्चित रूप से क्योंकि एक विश्वविद्यालय की का वेबसाइट है, इससे छात्र लगातार जुड़े हुए। कई बार इस तरह के तीसरी बार ये मामला है। ऐसे में NI से ऑडिट कराने की बात कही जाएगी, लेकिन देखने की बात होगी कि आने वाले समय में NI से ऑडिट जो है वो करवाती है किसी अन्य सुरक्षा उपकरण के जरिए उसे जो बचाने का काम करती है। तो आने वाला वक्त परिणाम आएगा। बिल्कुल, तो हेमचंद विश्वविद्यालय को लेकर जो उसकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी जवाब जो है विश्वविद्यालय का है। वेबसाइट हैक कर पीएम को गालियां दी जा रही है और 3 महीने में ये तीसरी बार हुई है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बस्तर में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। गुजरात और ओडिशा ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ओडिशा और गुजरात ने 5-5 करोड़ रुपए की मदद की है। सीएम विष्णुदेव साय ने दोनों मुख्यमंत्रियों का आभार जताया। सीएम भूपेंद्र पटेल और मोहन चरण मांझी का आभार सीएम ने जताया है। इससे पहले मध्य प्रदेश और गोवा सरकार ने मदद की थी। तो लगातार मानसून एक्टिव होते ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बस्तर को लेकर यहाँ पर मदद के हाथ सामने आए हैं। बस्तर में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गए हैं। गुजरात और ओडिशा ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ओडिशा और गुजरात ने 5-5 करोड़ रुपए की यहाँ पर मदद की है। सीएम विष्णुदेव साय ने दोनों मुख्यमंत्रियों का आभार जताया है। सीएम भूपेंद्र पटेल और मोहन चरण मांझी का सीएम ने आभार जताया है। अपने सोशल अकाउंट पे पोस्ट कर दोनों मुख्यमंत्रियों का आभार जताया है। बस्तर में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से गणेश प्रतिमा पर पथराव का मामला सामने आया। कल देर रात हुआ था प्रतिमा पर पथराव। घटना के विरोध में धरने पर बैठे थे हिंदू संगठन। यमन, अब्दुल साहिल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पहले बदमाशों ने आतंक मचाया, फिर पथराव किया। सीसीटीवी में तलवार से गाड़ियों में तोड़फोड़ का वीडियो कैद हुआ है।
तो मौके पर पुलिस भी मौजूद है। गणेश विसर्जन के दौरान जो है पथराव हुआ है। ये भोपाल से तस्वीरें सामने आई है जहां गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। सीसीटीवी में तलवार से गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का वीडियो भी सामने आया। पहले आतंक मचाया, फिर उसके बाद जो है पथराव किया गया है। यमन अब्दुल साहिल और अन्य के खिलाफ इस मामले में केस भी दर्ज है। तो पहले बदमाशों ने आतंक मचाया, फिर पथराव किया है। सीसीटीवी में तलवार से गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का वीडियो सामने आया है। तो गणेश प्रतिमा पर पथराव का ये मामला है, जहां कल देर रात प्रतिमा पर पथराव हुआ है। तो गणेश विसर्जन के दौरान गणेश प्रतिमा पर पथराव हुआ है। यमन अब्दुल साहिल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गणेश प्रतिमा पर पथराव का मामला सामने आया है, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। देखिए, कल देर रात राजधानी भोपाल के डीआईजी बंगला क्षेत्र पे जब गणेश प्रतिमा निकल रही थी, उस समय कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा पहले ये जानकारी मिली कि पथराव की स्थिति वहां पर की गई है। लेकिन देखिए, जब पूरे मामले को तफ्तीश की गई, महामंडल संगठन के लोग वहां पर धरने पर बैठे। इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं पूरी हरकत जो हुआ देखने में आई, और ये पुलिस जानकारी लगाती रही कि आखिर ये पथराव कहाँ से हुआ और किसने इस पथराव को की घटना को अंजाम दिया। और देखिए देर रात तक तकरीबन ये पूरी जमात जो है वो बनी रही। देर शाम के बाद जब लोग यहाँ पर तमाम विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इसके बाद तमाम सीसीटीवी कैमरों को देखा बनाया गया। उसमें ये पता चलाया कि घटना से पहले जो वहाँ पर लोग थे, उनका किसी आपसी बात को लेकर कोई विवाद था, उसी विवाद के चलते पथराव किया गया था। और इस मामले में देखिए यमन अब्दुल साहिल और बच्चा, ये 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अभी एक अन्य लोग हैं, उसका कॉलम अभी खाली छोड़ा गया। नहीं माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब ये पूरी जांच बढ़ेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं और भी जो लोग हैं जिन्होंने इस पथराव में साथ दिया, या तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरे घटना को घटित करने में मदद की, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, वो इस चीज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। समिति के जो लोग हैं उनका कहना है कि पहले भी जो विवाद है वो दोनों पक्षों में रहा है। के बाद इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, इस पूरी घटना के बाद हिंदूवादी संगठन जो है वो बड़े ही रोष में नजर आ रहे हैं। एनएसए और बुलडोजर कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, जैसे कि इस मामले में सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठ रहे हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? क्या किसी ने जानकारी दी थी इस दौरान? पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो कल देर रात जिस प्रकार से घटनाक्रम और सामने आया, हालांकि विवाद की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, हालांकि इसकी जांच जरूर पुलिस कर रही है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, उसके बाद देर रात तक करीब आसपास वहाँ पर मौजूद था, किसी अपनी घटना को घटित न होने दिया जाए, ये उनकी पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन ये जो पूरी घटना घटी है, क्योंकि अचानक ही ये विवाद हुआ, उसके बाद विवाद के बाद ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, कोई ना कहीं ये किस प्रकार से खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हमने देखा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं जो देखने में आई थी, लेकिन तत्काल ही पुलिस ऐसे मामलों को लेकर देखिए काफी संज्ञान लेती है। तमाम जो ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाता है, और अभी भी जैसे 3 लोगों का नाम निकल कर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इनको चिन्हित जरूर कर लिया, लेकिन अभी फिलहाल उस युवकों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो यही समझा जा सकता है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा कि आखिर ये पथराव क्यों किया गया, आखिर क्या वजह थी इस पूरे पथराव को लेकर, या क्यों आखिर इनको किसने उकसाई। तो तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगी। बिल्कुल प्रदीप, इस घटना में तस्वीरें तभी साफ हो पाएगी जब पुलिस पूरी जांच कर लेगी, और पुलिस क्या कार्रवाई करती है आगे देखने वाली बात होगी। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में धरना प्रदर्शन रैली की जानकारी देना होगा अनिवार्य। पुलिस आयुक्त ने धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश में शहर के अंदर धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आम सभा प्रतिबंधात्मक रहेगा। पुतला दहन, रथ यात्रा, किसी कार्यालय या निवास का घेराव करना प्रतिबंधात्मक रहेगा। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। राजधानी में धरना प्रदर्शन रैली की जानकारी देना अब अनिवार्य होगा। पुलिस आयुक्त ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश में शहर के अंदर धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आम सभा प्रतिबंधात्मक रहेगा। पुतला दहन, रथ यात्रा, किसी कार्यालय या निवास का घेराव करना प्रतिबंधात्मक रहेगा। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। शख्स की हत्या से मचा हड़कंप। अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया गया। टंगिया से सिर और गले पर हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। विधानसभा थाना क्षेत्र के पचेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तो राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्या करने का मामला सामने आया है। विधानसभा थाना क्षेत्र के पचेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया है। दरअसल अवैध संबंध के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया। टंगिया से सिर और गले पर हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। इधर डबरा से बड़ी खबर सामने आ रही। भूसे से भरे ट्रक में लगी आग। आग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। डबरा से मुरैना जा रहा था ट्रक। ये तस्वीरें सामने आई है डबरा से, जहां भूसे से भरे ट्रक में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। डबरा से मुरैना जा रही थी बस ट्रक। ये तस्वीरें सामने आई है डबरा से, जहां मुरैना जा रहे ट्रक में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने का प्रयास किया गया। यहां आग से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें सामने आई है। डबरा से मुरैना जा रहे ट्रक में आग लग गई। भूसे से भरे ट्रक में आग लगी तो आग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। डबरा से मुरैना जा रहा था ट्रक और इस दौरान ये हादसा हुआ। तो डबरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूसे से भरे ट्रक में आग लगी। आग से बाजार में अफरा तफरी मच गई।